सोचते हैं कि टीवी पे हमने देखा कि आसन प्राणायाम बस यही योगा है, हम लोग सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो केवल ये योगा नहीं है। योगा का जो अंतिम उद्देश्य है वो केवल मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसलिए यहाँ पर जोड़ना शब्द यूज किया गया है कि योग का मतलब है कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेगा। योग की ये जो परंपरा है ये बहुत ही पुरानी है, हजारों सालों से चली आ रही है। फिर से इस तरह से हो गया, ये हजारों सालों से चली आ रही है, जब से हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, जब से क्यों हम कहें कि सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से ही योग की परंपरा चली आ रही है। और इसके जो गुरु हैं, आदि गुरु हैं, वो भगवान शिव को माना जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने ही माँ पार्वती को सबसे पहले योग का ज्ञान दिया था, उन्होंने सर्वप्रथम उनको योग का उपदेश दिया था। भगवद गीता में कहा है योग कर्म से कौशलम, और इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने एकदम प्रेजेंट टाइम में व्यवहारिक लाइफ स्टाइल से जोड़ते हुए कहा है कि जीवन जीने की कला योग है। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में संतुष्ट है, आपको अच्छे से जीवन जीना आता है, आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी दिशा में चलते हैं, तो वो भी एक योग है। तो जीवन जीने की कला भी एक योग है। और इस तरह से योगा का एक पूरा पैकेज होता है जिसमें आप आसन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, और अच्छी सोच भी रखते हैं, और अच्छे कर्म भी करते हैं। तो ये सारी चीजें मिला करके हमारे शरीर, मन एवं आत्मा को संतुलित अवस्था में लेकर के आते हैं, और हम एक परफेक्ट पर्सनालिटी जैसा कि होना चाहिए, एक वैसी पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को बना पाते हैं। और ये जो हमारा पुराने समय से जो योग चला आ रहा है, इसको एक व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के रूप में इसमें बताया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग योग के 8 अंग बताए गए हैं। लेकिन यम नियम के बारे में, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में, इन सब चीजों के बारे में आपको और भी सारी क्लासेस में, एक तरह से ये हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए है, तो ये सब बताते जाएंगे। लेकिन हमारा आज का जो मेन पैकेज है वो ये है कि आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन 3 चीजों को हमें योग में लेना है कि प्रेग्नेंट लेडी को इन 3 चीजों को करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? तो योग क्यों करना चाहिए, पहला प्रश्न है कि हम योगाभ्यास क्यों करें। तो देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे एक प्रेग्नेंट लेडी की पर्सनालिटी में, उसके शरीर में बहुत सारे अंतर, चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। देखिए, उसका वेट बढ़ता है, उसका स्टमक बढ़ता है, उसका गर्भाशय बढ़ता है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उसके हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी एक हार्मोनल प्रोसेस ही है पूरी तरह से। तो आपका जो हार्मोन्स होता है उससे रिलेटेड परिवर्तन होते हैं। और इन दोनों के साथ साथ उसका जो मेंटल और जो उसका इमोशनल लेवल है, यानी कि मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन भी बहुत सारे होते हैं। आप देखेंगे कि इस दौरान बहुत सारी फीमेल्स चिड़चिड़ी हो जाती हैं, गुस्सा आता है उन्हें, किसी काम में मन नहीं लगता, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ ऐसा हो रहा है। तो इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए जब भी परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन के दौरान बहुत सारी हलचल होती है। ये हम प्राकृतिक परिवर्तन से भी देख सकते हैं। तो उन हलचलों को मैनेज करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। जब आप योग करते हैं तो क्या होता है, योगाभ्यास से शरीर स्वस्थ होता है, यानी कि शरीर में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, उसमें कोई परेशानी होगी तो वो ठीक होती है। इस दौरान बहुत सारा कई फीमेल्स को बैक पेन होता है, पैर भारी हो जाते हैं, थकान लगती है, अभी हम आगे देखेंगे। तो इन सारी परेशानियों को दूर करता है, मन को शांत करता है। और आपका जो न्यूरोमस्कुलर बैलेंस कंट्रोल है, न्यूरोमस्कुलर संतुलन है, कि हमारा जो मसल्स है वो हमारे न्यूरॉन से, हमारे मन से, हमारे ब्रेन से किस तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं, तो उनको भी मैनेज करता है। और आपके सामान्य प्रसव में, नॉर्मल डिलीवरी आजकल कितनी मुश्किल हो गई है, तो नॉर्मल डिलीवरी में भी योगाभ्यास मदद करता है। कार्टिसोल का स्तर को कम करके प्री मैच्योरिटी रेट को कम करता है। कार्टिसोल और एंडोर्फिन, ये सारे एक तरह से हार्मोन्स है, इसमें से कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो कार्टिसोल एक नेगेटिव हार्मोन्स है जो कि हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, तो ये इस स्तर को कम करता है, ये बढ़ने ना पाए, जिससे कि प्री मैच्योरिटी रेट, आजकल क्या हो रहा है, यही परेशानी हो जाती है कि प्री मैच्योरिटी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब चीजें नहीं होती है योगाभ्यास से। और एंडोर्फिन एक पॉजिटिव हार्मोन्स है, एक हैप्पी हार्मोन्स है, इसका सिक्रेशन होता है, और जिससे माँ एवं शिशु को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलन प्राप्त होता है, और वो ठीक रहते हैं। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, अक्सर लेडीज को क्या क्या परेशानियां होती है।
तो देखिए बैक पेन होने लगता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे यूट्रस पर, हमारे पेल्विक रीजन पर बहुत सारा वेट हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, जिससे भार ज्यादा आ जाता है कमर में, तो इसलिए कमर में दर्द होने लगता है। रात को अच्छी से नींद नहीं आती है, पैरों में भी सूजन आ जाती है, क्योंकि सारा का सारा वेट हमारे लोअर पार्ट पर हो जाता है, इसलिए पैर, हिप, आपका बैक, इन सबसे रिलेटेड परेशानियां होने लगती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। गर्भावस्था में एक जो डायबिटीज हो जाती है, जो प्रेगनेंसी वाली जो डायबिटीज होती है, वो वाली डायबिटीज हो जाती है, क्योंकि इस दौरान शुगर लेवल ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाता है, कुछ खान पान से, कुछ इस तरह की हार्मोनल चेंजेस से। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उससे शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, इसलिए नॉर्मल डायबिटीज जो हो जाता है गर्भावस्था में, वो कंट्रोल करता है योगाभ्यास। मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह से उठने का मन नहीं करता है, जबकि सुबह उठना बहुत लाभकारी है, अभी हम देखेंगे। तो लेकिन मन ही नहीं करता है, थकान लगती है। तो अगर जब हम रेगुलरली इस चीज को करने लगते हैं तो ये चीज भी ठीक होती है। चिंता, एंजाइटी, ऑटोमेटिकली एक एंजाइटी जैसी हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आजकल हम लोग इतने केसेस देख रहे हैं, सही ढंग से सब कुछ हो पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें सुन करके, न्यूज देख करके, और हमारा मन परेशान होने लगता है, तो वो एक एंजाइटी हो जाती है। हाइपर एसिडिटी, और इन सभी कारणों से हमें हाइपर एसिडिटी होने लगती है, क्योंकि ये हाइपर एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे मन से शरीर पर आने वाली है। तो जब मन में चिंता, तनाव होने लगता है तो ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरह से ये जो परेशानियां होती हैं, इन सभी परेशानियों में प्रमुख रूप से हमारा बीपी हाई होने लगता है, और हाई बीपी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस दौरान, क्योंकि उससे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने लगती हैं। इसी तरह से प्री टर्म लेबर, मतलब कि अभी आपका प्रेगनेंसी का फुल टाइम हुआ नहीं है, लेकिन लेबर पेन होने लगता है। और इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये आपने सुना होगा। आजकल डॉक्टर्स के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका इतना मंथ हो गया लेकिन बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है, ये अक्सर प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर वो ऊपर से इंजेक्शन देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, जिनको लेकर के हम बेबी का ग्रोथ करते हैं। बट योगाभ्यास से ये नेचुरल होता है, नेचुरल ग्रोथ होती है, तो इसलिए भी हमें योग करना चाहिए। उसी तरीके से ये भी कुछ तरह की प्री एक्लेसिया, इसमें इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब ये चीज हो जाती है तो हमें बहुत सारी, ये हमारे लिए सबसे हानिकारक समस्या होती है। बीपी हाई हो जाता है इसमें एकदम से, और बहुत सारी इसके पहले जो हमने सिम्टम्स देखे वो सारे इसमें होने लगते हैं। और ये तो हमने देखा ही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, GDM, मतलब इस प्रेगनेंसी के दौरान ये हमें डायबिटीज होने लगता है। ये सब चीजें जो हम अभी पढ़ चुके हैं वही सब चीजें इसमें बताई गई हैं। हाई ब्लड प्रेशर, प्लेसेंटा का नीचे होना, गर्भाशय का मुख खुला होना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग होना, ट्विंस होना, पेट पर दबाव पड़ने वाले आसन करने से बचें। ये सब क्या है? ये सब वो चीजें हैं कि जब हम, अभी देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या समस्या हो सकती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई आए और वो आपसे कहें कि हमको ये समस्या है, हमें योगाभ्यास करना है, तो अब यहाँ पर भी हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पर एक छटनी हो जाती है। क्या होता है कि उस प्रेग्नेंट लेडी को भी हम योगा पैकेज तभी दे सकते हैं जब उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया है, कुछ डायग्नोसिस उसकी हो जाने के बाद, कि डॉक्टर कहता है कि हाँ आपका एकदम सब कुछ ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हम उनको योगाभ्यास नहीं दे सकते। तो इन कंडीशंस पर आप ध्यान देंगे कि वो कौन सी होती है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर है तो हम कुछ नहीं दे सकते। हम योगा का आसन का पैकेज छोड़ करके बाकी जैसे शीतल, जो ठंडी प्रकृति के प्राणायाम है, हम वो दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, कुछ कुछ चीजें हम उनको दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आसन वाला पैकेज हम उनको अवॉइड करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को हम योगाभ्यास नहीं देंगे। जिनका प्लेसेंटा नीचे की तरफ हो, ऐसे लोगों को नहीं दे सकते हैं। जिनका यूट्रस का मुंह खुला हो, क्योंकि उसी से बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जिनको अक्सर ब्लीडिंग होती है, कई लोगों को होती है, तो पूरी 9 मंथ तक ब्लीडिंग होती रहती है, तो उनको भी नहीं देना चाहिए। ट्विंस बच्चे हों तब भी डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में ही हमें देना चाहिए, क्योंकि ट्विंस में थोड़ा सा वेट ज्यादा पड़ता है और कुछ इंटरनल परेशानियां होती हैं, तो उस दौरान हमें डॉक्टर से एडवाइस लेकर के उसको देना चाहिए। पेट पर दबाव पड़ने वाले आसन करने से बचें। दूसरी बात यह है कि जब आप योगाभ्यास करवाएं या करें तो पेट पर जो बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है उस पर हमें ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा उस पर दबाव ना हो। कठिन एवं पेट के निचले भाग पर दबाव डालने वाले आसनों से बचें। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ है ना, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं इसमें। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो शुरू के जो 3 महीने होते हैं, उसमें योग नहीं करना चाहिए। उस दौरान
मेडिटेशन, थोड़ा सा प्राणायाम, ये सब कर सकते हैं, लेकिन आसनों का जो पैकेज बताते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए। और अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो फिर डॉक्टर से परमिशन लेकर के कि वो आपका अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देख लेता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सब नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आजकल एज फैक्टर होता है, तो अगर आप 30 एबव है तो भी शुरू के 3 महीने में अवॉइड करना चाहिए। बट अगर शुरुआत की है, जैसे कोई 25 ईयर्स का है, 26, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर से पूछ करके। उस दौरान आप टहल सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम योगा में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। और योग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये विशेष बातें देख लीजिए आप, कि प्रातःकाल खाली पेट ही योग किया जाता है, या फिर आपने क्या किया कि अगर मान लीजिए आपने कोई लिक्विड ले लिया, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कोई लिक्विड ले लिया, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ ले लिया, तो वो लेने के 30 से 45 मिनट बाद आप कर सकते हैं। या फिर आपने खाना खा लिया, सुबह सुबह बहुत तेज भूख लगती है तो आपने खाना खा लिया, कुछ कर लिया, तो उसके 3-4 घंटे बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में 4 घंटे भोजन ठहरता है, उसके बाद वो आगे मूव करता है, तो आगे मूव करने के बाद फिर आप कर सकते हैं उसको। इसके साथ ही आप मल मूत्र त्याग करके योग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि मल मूत्र क्या है, ये हमारे अंदर का टॉक्सिन मटेरियल है, विषाक्त तत्व है। तो जब हम इसके साथ योगा करेंगे तो हमारी बॉडी में ये विषाक्त तत्व फैलने के चांसेस रहते हैं, इसलिए फ्रेश होकर के एकदम अपने अंदर के सारे टॉक्सिन मटेरियल को बाहर निकाल करके योग का अभ्यास करना चाहिए। स्वच्छ ताजी हवा में भी ही योग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि योग और व्यायाम में अंतर ये है कि योग में हमारा, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उसके साथ साथ हम सांसों पे भी ध्यान देते हैं। आप अभी देखिए, अभी इसमें योग कराया जाएगा, डेमो दिया जाएगा, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए योग के साथ। तो जब हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, मान लीजिए आपका कमरा बंद है, वहां पर CO2 ज्यादा मात्रा में है, तो उसके दूसरे साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इसलिए ऐसा कहा है कि एकदम स्वच्छ और ताजी हवा में आपका जो कमरा है, चारों तरफ से खिड़कियां खुली हो, एकदम खुला हुआ हो, तब आपको करना चाहिए। और ढीले कपड़े पहनना चाहिए, स्वच्छ साफ सुथरे और ढीले कपड़े पहनना चाहिए। आसन करने के लिए तो मोटी दरी का यूज करना चाहिए, एक गद्दा हो या दरी हो, इस तरह से मोटे कपड़े को बिछा करके करना चाहिए। योग करते समय अनावश्यक सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं करना चाहिए, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल गर्ल्स बॉयज है, तो वो स्ट्रेचिंग करते हैं, योग की जो क्लासेस होती है उसमें स्ट्रेचिंग किया जाता है। लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगा अभ्यास दिया जा रहा है, इसलिए आपको स्ट्रेचिंग से बचना है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। धीरे धीरे एवं श्वास के प्रति जागृत होकर के योगाभ्यास करें। जो आप योग का अभ्यास कर रहे हैं उसमें आपको अपने श्वास पर भी ध्यान देना है। अब हम देखते हैं, अभी हमने ये देखा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या परेशानियां होती हैं और उस दौरान किस तरह से हमें योगाभ्यास करना चाहिए, यानी कि योग करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि योगाभ्यास में हमें करना क्या है। योगा का जो पैकेज है वो किसी एक से नहीं बनता है। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हम केवल आसन कर ले तो हम यही मानते हैं कि यही योग है। तो योग का जो पूरा पैकेज है, हमारी होल पर्सनालिटी में चेंजेस होना है, इसके लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है, आसन, प्राणायाम और ध्यान। जब आप आसन करते हैं तो आपके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो मैनेज होते हैं, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य हमें आसन से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता है, प्राणायाम से भी प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी विशेष तौर से जो पैकेज बनाया गया है वो इसलिए। इसके साथ साथ आपका मेंटल लेवल, हमारे शरीर में योग में बताया गया है कि 72,000 नाड़ियां रहती है और उन नाड़ियों में प्राण फ्लो करता रहता है। लेकिन जब कभी हमारे अंदर प्राण की कमी आ जाती है तो हमें तरह तरह की मेंटल डिजीज होने लगती है और फिजिकल डिजीज भी होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, जो प्राण का जो मेन सोर्स है वो ये ब्रह्मांड है, ये प्रकृति है, इसमें प्राण प्रचुर मात्रा में बिखरा पड़ा है। जब हमें फ्री में मिल रहा है तो हमें इधर उधर भागने की क्या जरूरत है, लेकिन बस हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। तो उस प्राण को हम प्राणायाम के माध्यम से इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं और हमारी नाड़ी संस्थान में उस प्राण को भेजते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मेंटल लेवल है, हमारा जो मानसिक स्तर है वो सुधरता है और मानसिक बीमारियों से, मेंटल डिजीज से, लाइक अभी हमने देखा ना, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इन सब चीजों से हमें निजात मिलता है। और ध्यान तो हमारी होल पर्सनालिटी को ठीक करता है। तो ध्यान के माध्यम से हम एक आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और अपने अंदर की भावनाओं को पवित्र करते हैं। और इसी तरह से जैसे आपका शरीर और आपका मन और आपका भावना तीनों अगर शुद्ध हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, तो यही चीजें आपके बच्चे पर भी प्रभाव डाल रही है कि हमारे गर्भ में जो बच्चा है उसका भी शरीर स्वस्थ हो रहा है, उसका भी मेंटल लेवल बढ़ रहा है और उसकी भी भावनाएं
शुद्ध हो रही हैं, उसका भी आध्यात्मिक विकास हो रहा है। तो इस तरीके से योगा के इस पैकेज के माध्यम से हम माँ एवं शिशु दोनों के समग्र विकास, समग्र स्वास्थ्य के विकास को करते हैं, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल और आपका इमोशनल, तीनों हेल्थ मिलकर के होलिस्टिक हेल्थ बनाती है। तो ये योगा पैकेज से हमारा तीनों हेल्थ सुधरता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगाभ्यास के क्या लाभ होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि आजकल हर कोई यही चाहता है कि हमारा नॉर्मल डिलीवरी हो। अक्सर क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि आपका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो पहली बात जो है कि जब हम योगाभ्यास करते हैं तो उस दौरान हमारा जो पैल्विक मसल्स है, जो पैल्विक रीजन है, जो पैल्विक क्षेत्र है, वो क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है, वो लचीला बनता है। यानी कि एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिस तरह की चीजों की जरूरत होती है उस तरह से वो फिट होती है। आपने देखा होगा कि ऐसा कहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डॉक्टर कहते हैं हड्डी फंस रही है ना, या मसल्स टाइट हो रही हैं, कई तरह की चीजें बताते हैं। योगाभ्यास से ये जो आपको दिख रहा है इसमें चित्र में, ये पैल्विक रीजन है, ये पूरा का पूरा स्ट्रांग होता है। जिस तरह की चीजों की जरूरत है वो सब चीजें इसमें आती है। यानी कि मसल्स लचीली बनती है, बोन्स जो है वो मजबूत बनती है, और गर्भाशय ग्रीवा को तनाव मुक्त होता है। आपका जो यूट्रस का जो नेक है, यूट्रस का जो स्थान है, वो क्या होता है, वो स्ट्रेस लेस हो जाता है। वो एकदम जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहते हैं ना कि पूरी तरह से खुलना चाहिए, तो खुल जाता है इजीली, क्योंकि वहां की मसल्स स्ट्रांग बन जाती है। और हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र यानी कि हमारा जो एंडोक्राइन हार्मोनल सिस्टम जो होता है, जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, हमने पहले ही देखा है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा प्रेगनेंसी का जो नेचर है वो पूरी तरह से हार्मोनल है। तो सारे के सारे हार्मोन्स हमारी कैसे होना चाहिए, एकदम संतुलित अवस्था में होना चाहिए। डायबिटीज हो रहा है तो हार्मोनल प्रॉब्लम है ना, बीपी बढ़ रहा है तो भी एक तरीके से हमारा हार्ट का या हार्मोनल प्रॉब्लम भी हम कह सकते हैं, उसके कारण भी होता है। तो ये सब चीजें मैनेज रहे, तो अंतःस्रावी तंत्र को योगाभ्यास संतुलित करता है। कमर और पैल्विक मांसपेशियां जो गर्भाशय के दौरान और बाद में कमजोर पड़ जाती है, पुनः से टॉनिंग और स्ट्रेचिंग करता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज सभी फीमेल्स ये कहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पेट बढ़ने लगता है, पेट की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, मतलब हमारा स्ट्रक्चर एकदम चेंज हो जाता है। तो योगाभ्यास के लिए सबसे बड़ी अच्छी बात यही बताई गई है कि जब आप योगाभ्यास करते हैं तो कमर और पैल्विक की जो मसल्स है वो आफ्टर डिलीवरी भी क्या होती है, उनमें टॉनिंग हो जाती है और स्ट्रेचिंग हो जाती है, और वो पुनः अपने स्थान पर जैसी थी वैसे ही आप एज इट इज बन जाते हैं, हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक हमने देखा, ये सारी समस्याएं देखी, ये सारा देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि योगाभ्यास में क्या करना है। ठीक है, योगाभ्यास अब हम यहाँ से योग का अभ्यास शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। आप रेगुलर लाइफ स्टाइल में जो अपना पैकेज रखते हैं वो भी कुछ इसी तरह से ही रखेंगे कि सबसे पहले हम आसन रखते हैं, उसके बाद प्राणायाम, फिर उसके बाद ध्यान। तो प्राणायाम आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है? सूक्ष्म रूप से किया जाने वाला व्यायाम देखिए, जैसे कि आप अपने कमरे में देखिए, अगर आप 2 दिन तक झाड़ू नहीं लगाते हैं तो कचरा बाहर से नहीं दिखेगा, आपका जो बाहर का फ्लोर है वहां नहीं दिखेगा, लेकिन जो कॉर्नर है, कॉर्नर पर जाकर के आप देखेंगे कि वहां पर सेट हो जाता है कचरा। जब आप झाड़ू लगा देंगे तो कॉर्नर में कितना ज्यादा जम गया है। तो इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी में क्या होता है कि जो विषाक्त तत्व है, पहले तो वो ब्लड के साथ या वाटर के साथ मिल करके पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाई चांस अगर वो नहीं निकल पाते हैं तो वो हमारे शरीर के कॉर्नर में इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे शरीर का कॉर्नर क्या है? जितनी भी संधियां हैं, जितने भी ज्वाइंट्स हैं, जितने भी हमारे आर्टिकुलेशंस हैं, वो सब क्या है? वो कॉर्नर है। तो जैसे हमारा रिस्ट ज्वाइंट हुआ, हमारा नेक हुआ, हमारा एंकल हुआ, हमारी जो फिंगर्स हैं उनके जो ज्वाइंट हुए, जितने भी ज्वाइंट हैं वहां जाकर के ये हमारे अंदर के विषाक्त तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम उनको रोटेट करते हैं, उनको चलाते हैं, और प्रकृति की तरफ से हमारे शरीर को ऐसा एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है कि आप इनको मूव करते रहिए, है ना, गर्दन को मूव करते रहिए। लेकिन आजकल इतना सारा ऑफिशियल वर्क में सब कंप्यूटराइज हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो गर्दन मूव करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो वहां पर क्या हो रहा है? सर्वाइकल हो रहा है लोगों को, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, कंधों का दर्द तो आम बात हो गई है ना, तो आर्थराइटिस बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों का कारण यही है कि ये विषाक्त तत्व इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर जम रहे हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम क्या करते, देखिए इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे कि किस तरह से गर्दन का,
किस तरह से हाथों का, शोल्डर का, ये सारी एक्सरसाइज उन्होंने की है और वो एनर्जेटिक हो रहे हैं। ये सब जब विषाक्त तत्व दूर होते हैं तो हम एनर्जेटिक भी होते हैं। तो इसी सूक्ष्म व्यायाम को सबसे पहले आज हम करते हैं, देखते हैं कि देखिए सबसे पहले बेस पोज कहलाता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था। आपको किसी भी योगाभ्यास को करने से पहले, यानी कि आसनों के पैकेज को करने से पहले आपको इस स्थिति में बैठना है। इसको योग की लैंग्वेज में दंडासन कहा जाता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपने दोनों पैरों को सीधा फैला लेना है और कमर गर्दन एकदम सीधी रखनी है और अपने दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रख लेना है और दृष्टि सामने की ओर रखनी है। इस स्थिति में आपको सीधे बैठ जाना है। आप में से अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स जुड़ी हुई है, प्रेग्नेंट पहले जुड़ी हुई है, तो आप चाहे तो इस पैकेज को साथ साथ भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम नॉर्मली धीरे धीरे। तो इस तरीके से आपको बैठ जाना है। सबसे पहला बेस पोज कहलाता है, आपको शुरुआत में ऐसे ही बैठना है। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा कट रहा है स्क्रीन में, अच्छा वहां पर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा हो रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा हुआ है पादांगुली नमन, है ना, पैर की उंगलियों का नमन। तो जो नमन मतलब बैंडिंग, नमन सब जहां पर आएगा वहां पर आपको बैंडिंग करना है। और पैर की उंगलियों में मतलब टो है और उसकी जो जितनी भी पैर की उंगलियां हैं उन सबको बैंड करना है। तो बैंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम आपको डेमो दिखाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो बेस पोज हमने देखा था दंडासन, इसके पहले जो बताया गया था, उसी तरह से आपको बैठ जाना है। दोनों पैरों को इस तरह से सामने फैला करके बैठ जाना है। आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो थोड़ा सपोर्ट के लिए आप पीछे एक पिलो ले सकते हैं, है ना, साइड में भी एक पिलो रख सकते हैं। तो ये आपको कंफर्टेबल पोस्चर हो जाएगा कि आपको आराम से, क्योंकि आपको एकदम आराम से करना है। पादांगुली नमन, पैर की उंगलियों को आपको क्या करना है, बेंड करना है। अब देखिए दोनों पैरों के बीच में आप चाहे, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, दोनों पैरों के बीच में मिला लेना है। अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, बाकी इस तरह से आपको बैठना है। और पैर की उंगलियों को आपको क्या करना है, अंदर करना है और बाहर करना है। आप ध्यान देना है, हमने आपको शुरू में कहा कि श्वास के साथ करना है। तो जब आप पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ कर रहे हैं, ठीक है, जब आप पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ कर रहे हैं तो श्वास लेना है, और जब पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ कर रहे हैं तो श्वास छोड़ना है। ठीक है, श्वास के साथ पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ कर रहे हैं तो श्वास लेना है, और बाहर की तरफ कर रहे हैं तो श्वास छोड़ना है, इस तरह से। इसके बाद इसमें दूसरा है एंकल बेंडिंग, यानी कि गुल्फ नमन। गुल्फ मतलब हमारा जो एंकल पार्ट होता है। आप पैर की उंगलियों के बाद फिर आपको गुल्फ को यानी एंकल को इसी तरीके से मूव करना है, आगे पीछे करना है। ठीक है, पैर के पंजों को सामने की तरफ झुकाना है, पंजों को आगे की तरफ झुकाना है। और जब आप पैर के पंजों को आगे की तरफ ले जाएंगे, सामने की तरफ करेंगे, तो आपको क्या करना है, श्वास छोड़ना है और पीछे की तरफ लाएंगे, मतलब अपनी तरफ जब आप खींचेंगे तो श्वास लेना है। ठीक है, बाहर की तरफ लाएंगे तो श्वास छोड़ना है, और अंदर की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ लाएंगे तो श्वास लेना है। इसको हम कहेंगे गुल्फ नमन। ये है आपका गुल्फ नमन। इसके साथ ही इसमें एक तीसरी प्रोसेस होती है गुल्फ चक्र, यानी एंकल रोटेशन। आपको दोनों पैरों को मिला करके और जो एंकल से घुमाना है, मूव करना है, उसको चक्राकार रोटेट करना है। ये देखिए इस तरीके से पहले आपको सीधा रखना है, फिर इसको रोटेट करना है, दोनों पंचों से चक्र बनाना है। और उसी तरह से जब आप पंजे को ऊपर की तरफ लाएंगे, यानी आपकी अपनी तरफ आएगा, तब आपको श्वास लेना है, और नीचे की तरफ जाएंगे तो श्वास को छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से श्वास ब्रीदिंग के साथ ही आपको ये योगाभ्यास करना है। इसमें हमने क्या देखा, पादांगुली नमन, गुल्फ नमन और गुल्फ चक्र, ये तीन चीजें हमने इसको देखा। इसके बाद हम आगे देखेंगे, ये दूसरा है आपका मुष्टिका बंद। मुष्टिका बंद क्या होता है, आपको अपनी मुट्ठी को क्लेंजिंग करना है, दोनों हाथों को, भुजाओं को सामने की तरफ लेके जाना है, और अंगूठे को अंदर की, जैसे मुट्ठी बांधते हैं ना, तो अंगूठे को अंदर की तरफ करके उंगलियों को इस तरह से करके और मुट्ठी बांधना है। और जब आप मुट्ठी को बंद करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे,
और मुट्ठी को खोलेंगे तो श्वास लेंगे। इस तरह से श्वास प्रश्वास के साथ ही आपको ये प्रोसेस करनी है। दूसरा है रिस्ट बैंडिंग, मणिबंध नमन। आपको अपनी रिस्ट को बैंड करना है ना। हाथों की कलाइयों से नीचे की ओर झुकाएं, और जब आप नीचे की तरफ झुकाएंगे, जैसे हमने पैर में देखा था ना, उसी तरह से नीचे की तरफ झुकाएंगे तो सांस लेंगे, ऊपर की तरफ लाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। उसके बाद ये मणिबंध चक्र, रिस्ट ज्वाइंट रोटेशन। आपका जो रिस्ट का जो ज्वाइंट है उसको रोटेट करना है, उसको चक्राकार घुमाना है। तो दोनों भुजाओं को कंधे की मतलब बराबरी में रखें, जैसा हाथों को पहले हमने फैला करके रखा था, और मुट्ठी वैसे ही बनाना है जैसे मुष्टिका बंद में किया था कि अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद करें और कलाइयों को वृत्ताकार घुमाएं। अब इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना है, ठीक है, दोनों तरफ से इसको घुमाना है। ये अभ्यास आप शुरुआत में 5-5 बार, उसके बाद 10-10 बार, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। आपने जो रेज्ड हैंड किया है वो लास्ट में, आप सब अपने क्वेश्चन लिखते जाइए, बाद में क्वेश्चन आंसर होगा तब आप इसको पूछ लेंगे। टाइपिंग लिखने से उत्पन्न तनाव दूर होता है, इस मतलब आपकी जो भी स्ट्रेचिंग है, जो भी टाइटनेस है वो दूर होती है। और ये आपके लिए हाथों में जैसे कि आपका दबाव पड़ रहा है या लिखने, कई बार जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको कंप्यूटर पर काम करना है नहीं करना, तो हाथों में जकड़न सी आ जाती है, तो वो सब चीजें इससे दूर होती हैं और एनर्जेटिक प्रवाह बढ़ता है। इसके बाद है स्कंद चक्र, यानी आपका जो शोल्डर है उसको रोटेट करना है। तो इसमें देखिए ये जो हाथ इस तरह से रखना है, आपको दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधे पर रखना है और इस तरह से रोटेट करना है। दाहिने हाथ की उंगली को दाएं कंधे पर, बाएं हाथ की उंगली को बाएं कंधे पर, और आगे की तरफ लाते हुए और पीछे की तरफ लाते हुए इस तरह से रोटेट करना है। जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ऊपर की तरफ आपकी कोहनी जाएंगी तो श्वास लेना है, और नीचे की तरफ जब आएंगे तो श्वास छोड़ना है। इसको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से आपको करना है। इसके क्या फायदे होते हैं? सर्वाइकल कंधे का जो दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, इसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। कंधे की जकड़न दूर होती है। कई लोगों को हाथों में प्रॉब्लम होती है कि शून्य जैसी स्थिति हो जाती है, हाथों में एकदम से कोई नर्व दबने लगती है, तो उन सब के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद है ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन। इसमें आपको क्या करना है, आपको नेक को मूव करना है, नेक मूवमेंट, कई तरह से उसको मूवमेंट हमें देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप अपनी नेक को नीचे की तरफ लाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, और पीछे की तरफ जाते हैं तो श्वास लेते हैं। कोई भी योगाभ्यास आप करेंगे तो इसी तरह से इसमें भी जब आप आगे की तरफ जाएं तो श्वास लेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इसके बाद आपको और एक चीज और है, जो सर्वाइकल के पेशेंट है, अगर आप में से कई लोगों को गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल के पेशेंट है, तो आप आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको दाएं बाएं घुमाना है ना। सामने की स्थिति में आएंगे तो मध्यम स्थिति में रहेंगे, मतलब नॉर्मल श्वास लेंगे, और जब आप दाएं तरफ जाएंगे तब आप श्वास छोड़ेंगे। उसी तरह से जब आप बाएं तरफ जाएंगे तब भी श्वास छोड़ेंगे। यानी कि आप जब सामने रहें तब आपको श्वास लेना है, दाएं बाएं तरफ जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इस तरह से दाएं बाएं तरफ झुका भी सकते हैं आप। ये एक एक्सरसाइज हुई मूवमेंट की। इसके अलावा आप दाएं तरफ ले जाकर के थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से जैसा मैंने किया है ऐसा आप झुका सकते हैं, फिर सामने आ सकते हैं, फिर इस तरह से झुका सकते हैं, फिर सामने आ सकते हैं। तो इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद है फुल नेक रोटेशन। आपको अपनी गर्दन को पूरी तरह से रोटेट करना है। ये देखिए इन्होंने किया है कि जिस तरह से ये कर रहे हैं, अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आपको ये रोटेट करना है, इस तरह से पूरा रोटेशन करना है। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सर्वाइकल के पेशेंट हैं वो आगे की तरफ रोटेट नहीं करेंगे, बस आप साइड से ही बैंड हो जाएंगे। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपको ये होल नेक रोटेशन करना है। इसमें लिखा भी हुआ है कि जो सर्वाइकल के पेशेंट है वो इसको आराम से करें। और दूसरी बात, आपको भी एकदम आराम से करना है, झटके से नहीं करना है, और योगाभ्यास जल्दबाजी में नहीं करना है। एकदम धीरे धीरे हमें अपने शरीर और अपने श्वास दोनों पर ध्यान देते हुए इसको करना है। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको करेंगे। इसके बाद दूसरा है चक्की चालन। ये अब हम अपने पेल्विक रीजन के योगाभ्यास पर आ जाते हैं, है ना। चक्की चालन, ये देखिए ये जो एक्सरसाइज बताई गई है इसमें क्या बताया गया कि हमारा जो पेल्विक रीजन है वो ओपन होता है।
इसमें यहाँ की मसल्स स्ट्रांग होती है और यहाँ की बोन्स स्ट्रांग होती है। तो इसके लिए ये सारे योगाभ्यास दिए गए। इसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पहले समय में होता था ना, चक्की चलाते थे, तो चक्की चलाने वाली जो फीमेल्स थी ऑटोमेटिकली उनका पेल्विक रीजन एकदम स्ट्रांग होता था। तो अब हमें आर्टिफिशियल चक्की चलानी है। इसको आपको क्या करना है, दोनों पैरों को खोल लेना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ ला करके और टाइट फिंगर लॉक लगाना है। और ये नॉर्मल पोजीशन है। आपको अगर बहुत ज्यादा परेशानी है कई बार, तो इस तरीके से करना है, सामान्य तरीके से, पीछे की तरफ ज्यादा नहीं जाना है, नॉर्मल बस थोड़ा सा आपको ऐसे करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है और आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ आकर के और पूरा जितना आप आगे आ रहे हैं उतना ही आपको पीछे जाना है। इस तरह से पूरा राउंड करते हुए आपको चक्की चलानी है। जब आप आगे की तरफ जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे तो श्वास को लेंगे। ये मैंने नॉर्मल एक बात बता दी है। आगे की तरफ जब भी झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, पीछे की तरफ जब भी जाएंगे तो श्वास लेंगे। हमारे पेल्विक मसल्स को रिलैक्स करता है, कमर दर्द दूर होता है, कमर में बैक में पेन होता है कई लोगों को, तो बैक पेन दूर होता है और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बनते हैं इसमें। नेक्स्ट है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी एक ऐसा ही अभ्यास है जिसमें हमारा पेल्विक रीजन पर इफेक्ट होता है। तो देखिए, इसमें प्रारंभिक स्थिति में आपको इस तरीके से बैठना है, पहले दंडासन में जैसे हम बैठे थे बेसबॉल में वैसे ही। इसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को पीछे की तरफ लाना है, जितना हो सके आप अंदर की तरफ उसको खींचेंगे और अपने दोनों हाथों से दोनों घुटने को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ लेके जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम कंफर्टेबल हैं, तो आप अपने दोनों हाथों से आपके अपने जो पैर है, एंकल है, उसको टाइटली पकड़ करके भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अदरवाइज आप शुरुआत में इस तरीके से करेंगे कि आप, क्योंकि थोड़ा सा हमारा वेट बढ़ जाता है और उस दौरान करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इधर से लगा करके और इस तरह से कर सकते हैं। यह कूल्हे और हमारा जो पेल्विक रीजन है उसको लचीला करता है, निचले हिस्से के तनाव को कम करता है, और जब डिलीवरी होती है उस दौरान के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको दूर करता है, प्रसव के समय की परेशानियों को कम करता है। इन सभी अभ्यासों को आपको शुरुआत में 5 से 10 बार करना है, ठीक है। इसके बाद वज्रासन। वज्रासन नॉर्मली आप खाना खा के भी आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस समय इंडाइजेशन होने लगता है, कई तरह से कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है, तो वज्रासन आप करें। सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति में बेस पोज में बैठेंगे, उसके बाद दोनों हाथों को बाईं ओर ले जाएंगे और एड़ियों को नितंब के नीचे रखेंगे। आपकी जो एड़ियां हैं वो आपके बटक के नीचे होनी चाहिए, और दोनों हाथों को जंघा पर रखेंगे, कमर गर्दन एकदम सीधी रहेगी और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ये कम से कम आप 5-10 मिनट तक इसको कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और जितना इजीली आप कर सकते हैं उतने टाइम तक। प्रसव काल में सहायक है, मानसिक शांति बढ़ाता है, पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को संतुलित करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, साइटिका, हार्निया, पाइल्स, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर, ये सब मतलब हमारे स्टमक से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उन सब के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। ये मार्जरी आसन है, कैट पोज है ये। ये नेक्स्ट कैट पोज। देखिए, मार्जरी मतलब बिल्ली। हमारे जो जितने भी आसन है, मोस्टली आसन है, वो प्राकृतिक रूप से जीव जंतुओं के बैठने की स्थिति को लेकर के बनाए गए हैं, है ना। सर्पासन है, भुजंगासन है, कुक्कुटासन है, मयूरासन है, तो उसी तरह से ये मार्जरी मतलब होता है बिल्ली। तो ऐसा इसलिए बताया गया है कि बिल्ली की पीठ बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तो वो अक्सर क्या करती है कि जब वो सो के उठती है तो इस तरह की एक्सरसाइज करती रहती है। तो इसीलिए हमारे लिए भी बताया गया है कि आप लोग भी इसको इस तरह से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वज्रासन में बैठते हैं, उसके बाद दोनों हाथों को सामने रखकर घुटनों के बल इस तरह से खड़े हो जाते हैं, जैसे ये खड़ी हो गई है इस तरीके से, और दोनों हाथों और घुटनों के बीच में थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है कि जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका देखिए पीछे का बटक एरिया और आपका सिर ऊपर की तरफ उठेगा और कमर नीचे जाएगी, और जब आप इस तरह से आएंगे तो कमर ऊपर उठेगी और बटक और हेड नीचे की तरफ आएगा। तो हमें इसमें मेनली अपना जो पीठ है, जो कमर है, उसको फ्लेक्सिबल करना है, इसलिए इस तरह से आपको करना है। श्वास छोड़ते हुए, जब हमने पहले आपको बताया कि जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो श्वास छोड़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो श्वास लेंगे। तो इस तरह से करते हुए, ऐसे करने से हमारा जो मेरुदंड है, हमारा जो स्पाइन है, वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और फिर धीरे से वापस इसी
इसी स्थिति में फिर आप जाने के बाद करने के बाद फिर आप वापस वज्रासन में आ जाते हैं। कमर से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, यानी कमर में दर्द होता है, तनाव होता है, वो दूर होते हैं। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, कमर पर पड़ने वाले भार को ये सहन करने योग्य बनाता है, क्योंकि वहां की जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग बनती है इसलिए। इसके बाद आप ताड़ासन कर सकते हैं। इसमें ताड़ासन ताड़ जैसे पाम ट्री जो होता है, उस ताड़ की तरह अपने आप को आपको खींचना है। इससे क्या होता है कि हमारा पैर, हमारा हाथ, पूरा बॉडी एकदम पूरी तरह से खींचता है। ताड़ासन में पैर की एड़ियां उठा के किया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको पैर की एड़ियां नहीं उठानी है, सीधे खड़े हो जाना है। दोनों हाथों को छाती के समान सामने लेकर के आना है, फिंगर लॉक लगाना है और फिर उंगलियों का इंटरलॉक लगाना है और श्वास लेते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा खींचना है। जैसे हम लोग अंगड़ाई लेते हैं ना, तो अंगड़ाई में पूरा बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह से आपको पूरा स्ट्रेच करना है और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाना है। अगर आपको खड़े होने में परेशानी हो रही, खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पलंग पर लेटे लेटे भी अपने आप को खींच सकते हैं, जैसे अंगड़ाई लेते हुए खींच देते हैं। इससे क्या होता है, शारीरिक मानसिक संतुलन होता है, कमर दर्द में ठीक होता है, नई ऊर्जा शक्ति को प्रदान करता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ताड़ासन लेटकर या कुर्सी पर बैठकर भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद है उत्कट आसन, चेयर पोज भी हम इसको बोलेंगे। आपको सीधे खड़े हो जाना है, दोनों के पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप ले लेना है और श्वास लेते हुए भुजाओं को सामने कंधे के बराबर तक लेके आना है और हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आए और जितना संभव हो उतना नीचे की तरफ, बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करनी, जितना आप आराम से आ सकते उतना आना है और श्वास लेते हुए फिर सामान्य स्थिति में आए। इस तरह से आपको आगे पीछे आकर के ऐसे आपको करना है। अब ये चेयर पर बैठकर भी आप कर सकते हैं या दीवार का सहारा लेकर के भी आप इसको कर सकते हैं। दीवार, क्योंकि कई लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नहीं झुक सकते हैं, नहीं हम नीचे की तरफ आ सकते हैं, कई लोगों को बैठने तक में परेशानी होती है, तो आप इस तरह से कभी चेयर का सहारा लेकर के और कभी दीवार का सहारा लेकर के कर सकते हैं। हमारा मेन रीजन ये है कि हमारा जो पैल्विक एरिया है उसकी मसाज हो, उसकी मसल्स स्ट्रांग बने और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। कमर दर्द को कम करता है, मेरुदंड लचीला बनाता है और जो अवसाद वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है, वो दूर करता है। भूख भी लगती है इससे, कूलों को स्ट्रेचिंग मिलती है, पेल्विक मांसपेशियों को लचीला बनाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बहुत लाभकारी होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत सहायक होता है। इसके बाद है नमस्कार आसन, स्क्वैटिंग, नॉर्मली प्रणाम करना, नमस्कार करना। अब नमस्कार करने के लिए बस आपको इस तरह से पहले खड़े हो जाना है, फिर दोनों हाथों को इस तरह से मिलाते हुए बस बैठना है, इस तरह से बस आपको बैठना है। इस ड्यूरेशन में भी जब डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी कराई जाती है तो इसी तरह से बैठते हैं। तो इसके लिए जब बैठने की शुरुआत में जो प्रैक्टिस होती है, तो इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारे कूल्हे की मसल्स, जो हमारा पैल्विक रीजन की जो मसल्स है, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं, देखिए जब बच्चा निकलता है तो वो मसल्स स्ट्रेच होती है और बाद में वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। तो इस आसन के माध्यम से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सहजता से क्षमता अनुसार इस आसन का आप अभ्यास कर सकती हैं, जितना हो सके आप आराम से इसको 5-10 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद शवासन, ये सब करने के बाद आपको शवासन करना है, थोड़ी देर तक एकदम रिलैक्स्ड हो जाना है। शवासन इसलिए कहा जाता है कि जब आपको लेटना है तो शव के समान अपने शरीर की स्थिति बना करके और एकदम रिलैक्स्ड होकर के लेटना है, इसलिए इसको शवासन करना है। ये तो वैसे सभी को आता भी होगा, इसको आप देख लेंगे। तो दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप लेना है और अपने पूरे शरीर को ढीला करते चले जाना है ना। इससे हमारा, जैसे कई लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है इस दौरान, तो हाई बीपी वालों को हमने योगा मना किया था, लेकिन आप शवासन कर सकते हैं। इससे शरीर को आराम देता है, कोशिकाओं को रिलैक्स करता है और जितनी भी मेंटल डिजीज है उन सब से भी वो सब भी दूर होती है। अब एक है आपका जो खुश रहने की कला। तो इसमें क्या है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। ये चीज आपने और भी कई चीजों में, कई क्लासेस में आपने देखा है। तो ऐसे ही आपका जब मन करे, एक बार अपने कमरे को बंद करिए, दोनों हाथ उठाइए और खूब जोर जोर से हंसिए। तो कोई लाफिंग, आप कुछ भी चीज देख रहे हैं तो उसको सुन करके खूब हंसिए। तो हंसना आपको जरूरी है, आप हंसेंगे तो आपका बच्चा भी हंसेगा। इस पैकेज के बाद एक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कभी भी कर सकते हैं, बैठे खड़े होकर के कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो पेल्विक रीजन है, जो आपका योनि मार्ग है, जो आपका वेजाइनल एरिया है और जो गुदा मार्ग है यानी एनएस पार्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसको रिलैक्स करना है।
आप अभी करके देखिए, आप अपने नीचे वाले पोर्शन को ऊपर ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे की तरफ करेंगे, नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बस 2 ही चीजें करनी है। अब इस समय आप एक चीज का ध्यान देंगे, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है ना, पेट अंदर की तरफ नहीं जाना है आपको, आपका पेट की ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखनी है, ब्रीदिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस आपको केवल उसी पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे की तरफ छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है। ऐसे करके आपको लगभग 10 से 12 बार इस संकुचन को करना है। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, शारीरिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, क्योंकि ये हमारा मूल क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर सभी प्राणियों का यहाँ से उद्गम होता है। तो उस क्षेत्र की मसाज होती है, जिससे वहां की जो ऊर्जा है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती है और हमें इस तरह की समस्याओं से हम ठीक होते हैं और हमें लाभ होता है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभ होता है, पैल्विक नसें सक्रिय बनती है। अब ये देखिए, जो मैंने बताया है वही चीज इसमें बताई गई कि सांस लेने का क्या होना चाहिए, तरीका एकदम सहज होना चाहिए, और आपको अपनी गुदा और योनि मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है, ठीक है। और ये जो रॉन्ग डायरेक्शन है, इनकरेक्ट डायरेक्शन है, इसमें क्या है कि आप सांस को रोक रहे हैं, तो सांस रोकना नहीं है, ब्रीदिंग नॉर्मल होनी चाहिए। ये सब चीजें इसमें लिखी है। आपको क्या करना है कि ये चीज आप कभी भी कर सकते हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आप ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, बैठे बैठे किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप अपना एक एक्सरसाइज कर रहे हैं अंदर ही अंदर। कैसे करना है इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। हमारी जो पैल्विक मसल्स है वो स्ट्रांग होती है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। दूसरी बात क्या होती है, आपको कैसे करना है, आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको कैसे पता चले कि हमारी मसल्स स्ट्रांग हो रही है। तो आप वॉशरूम जाते हैं, यूरिन छोड़ते हैं, तो उस समय आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है कि आप बाथरूम जा रहे हैं और फिर आप अपनी यूरिन को थोड़ी देर रोक करके रखिए। आप क्या उसको रोक पा रहे हैं थोड़ी देर के लिए? अगर रोक पा रहे हैं तो आपकी मसल्स स्ट्रांग हो रही है। आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप 10 सेकंड या 20 सेकंड रुकिए, उसको रुकिए, और फिर 10-20 सेकंड, उसके बाद छोड़ने के बाद फिर 10 सेकंड रुकिए, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, फिर उसको छोड़िए। तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ध्यान रहे ब्रीदिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी है, ब्रीदिंग आपकी वैसे ही रहेंगी, नॉर्मल ब्रीदिंग रहेंगी, बस आपको इसको ही ऊपर नीचे करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी, जैसे कि जब रिलैक्स्ड होती है मसल, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होती है तो नॉर्मल, वैसे हमारे लिए भी ये फायदा रहेगा कि आफ्टर डिलीवरी आपकी मसल्स अपने उचित स्थान पर आ सकते हैं। आप खाना बना रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, इसमें सारा लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आप कभी भी इसको करें, ये बहुत ही लाभकारी है। और ये बल्कि नॉट ओनली प्रेग्नेंट लेडी बल्कि सबके लिए लाभकारी है, क्योंकि हम सभी को कुछ ना कुछ परेशानियां हो जाती है, तो सभी इसको कर सकते हैं। इसके सारे लाभ लिखे हुए हैं। इसके बाद आपका, इसको करने के बाद आपका वॉकिंग आता है। रेगुलरली हमें टहलना चाहिए, जरूर टहलना चाहिए, खाना खाने के बाद या मॉर्निंग टाइम में 10-15 से 20 मिनट तक आपको टहलना ही चाहिए। टहलने से जितनी भी हम लोगों ने अभी परेशानियां पड़ी थी प्रेगनेंसी के दौरान की, वो सारी परेशानियां दूर होती हैं, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। आप जब भी टहलें तो आगे की तरफ देख के चलें, कहीं कोई आपको कोई टकराहट जैसी ना हो जाए, कोई पत्थर ना हो, ताकि गिरने का भय ना रहे। प्लेन एरिया में चलें, इस तरह का ध्यान रखें। जल्दी जल्दी ना चलें, एकदम आराम आराम से, आपको तेज नहीं चलना है, आपको एकदम धीरे धीरे चलना है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। सांस फूलने लगे, गर्मी लगने लगे, थकान लगने लगे, तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। और कई बार आपको क्या है कि जैसे बहुत गर्मी लगे, उल्टी जैसा लगे, तो आप अपना पानी साथ में रखिए, पानी को भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पीते जाइए, और अधिक से अधिक टहलने का इसमें आपको अभ्यास करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि गर्भावस्था में प्राणायाम कौन कौन से हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राण यानी, जैसे हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि इस विश्व ब्रह्मांड में दिव्य प्राण बिखरा पड़ा है, उस प्राण को हम अपने अंदर धारण करते हैं, ये प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। हमारी प्रेगनेंसी की जितनी समस्याएं थी वो सारी समस्याएं प्राणायाम से दूर होती है, ये बात इसमें बताई गई है। इसके साथ साथ हमारे चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। हमारे ये चक्र हैं, चक्रों का संबंध किसी न किसी सिस्टम से है, तो उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए कुछ प्रमुख प्राणायाम होते हैं, इन प्राणायाम को हम देखेंगे, इन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपकी शारीरिक स्थिति ऐसी होना चाहिए, कमर गर्दन सीधी, ये सब चीजें होनी चाहिए। ध्यान उगते हुए सूर्य का करना चाहिए। मन ही मन मंत्र करते समय प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि प्राणायाम में 2 चीजें, वैसे तो 3 चीजें होती है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कुंभा, लेकिन आपको केवल 2 ही चीजें करनी है। क्या करना है? पूरक करना है, यानी इनहेलेशन करना है, प्राण को अंदर लेना है,
और रिटेंशन एक्सहेलेशन यानी कि रेचक करना है, श्वास को बाहर छोड़ना है। आपको कुंभक बिल्कुल भी नहीं करना है, श्वास को रोकना नहीं है, दो चीजें ही करनी है। एक चीज उसमें एक देखिए प्रणव मुद्रा बताई गई है। प्राणायाम करते समय आपको प्रणव मुद्रा बनानी है। आपको अपनी आगे की 2 उंगलियों को और आपका जो थंब है, अंगूठा है, उसके नीचे की जड़ में लगा देना है। आपका अंगूठा और आपके पीछे की 2 उंगलियां एकदम खुली रहेंगी, ये आपकी प्रणव मुद्रा कहलाएगी। ठीक है, इसके साथ आपको ये करना है। और एक चीज और आप विशेष ध्यान देंगे इस चीज पर कि जब आप श्वास लेंगे, प्राणायाम करने का सही तरीका क्या है, इवन श्वास लेने का भी सही तरीका क्या है। तो जब आप श्वास लेंगे तब आपका पेट फूलना चाहिए, बाहर की तरफ आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं प्राणायाम कर रहे हैं और प्राणायाम करते हैं और कहते हैं पेट उनका अंदर की तरफ जा रहा है। तो आप देखिए कि आप कैसे प्राणायाम कर रहे हैं। तो प्राणायाम का जो सही तरीका ये है कि जब आप प्राण को अंदर करें, पूरक करें, तो आपका प्राण क्या आना चाहिए, फूलना चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए। और जब आप एक्सेल करें, प्राण को मतलब वायु को, अंदर की दूषित वायु को बाहर निकालें, छोड़ें, तो आपका स्टमक जो है, आपका जो आमाशय है, वो क्या अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये आप देखिए प्रैक्टिकली अभी करके भी देख सकते हैं आप कि आपका ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा, बाहर करेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको बताया गया है। नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,000 नाड़ियों का इसमें शोधन होता है। इसमें आपको क्या करना है, ये हम इसमें आपको डेमो दिखा रहे हैं। इसमें प्रणव मुद्रा बनानी है, जैसे मैंने आपको बताई। आपका जो राइट हैंड है उसकी प्रणव मुद्रा बनेगी, लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा बनेगी। लेफ्ट हैंड को आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में दूसरे हाथ पर रखेंगे और आपको क्या करना है, बाईं नासिका से यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से 3 बार श्वास को लेना है। 3 बार मतलब कि एक बार लिया, फिर छोड़ा, फिर एक बार लिया, फिर छोड़ा, फिर एक बार लिया, फिर छोड़ा, केवल लेफ्ट नॉस्ट्रल से। ठीक है, केवल बाईं नासिका से। उसके बाद 3 बार ऐसा हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपना नॉस्ट्रल चेंज कर देना है। फिर आपको दाहिनी नाक से 3 बार प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम परम पूज्य गुरुदेव ने नाड़ी शोधन के रूप में बताया। इससे उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर से हमारी सभी नाड़ियों का शोधन होता है। तो राइट नॉस्ट्रल से दाईं नासिका से भी आपको ऐसा ही करना है। श्वास लिया, फिर छोड़ा, श्वास लिया, फिर छोड़ा, श्वास लिया, फिर छोड़ा, यानी 3 बार आपको इससे करना है। और जब दोनों नोस्ट्रल से 3-3 बार हो जाए, तब आपको लास्ट टाइम क्या करना है कि दोनों नासिका से एक साथ श्वास लेना है और फिर उसको मुंह से छोड़ देना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 7 पैकेज में 3 बार यहाँ से, 3 बार यहाँ से और एक बार दोनों नोस्ट्रल से, 7 पैकेज में आपका ये एक राउंड होता है। मुंह से श्वास छोड़ दिया लास्ट में, तो ये एक राउंड होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर से आप करेंगे, तो लगभग शुरुआत में आप 3 राउंड इस तरह से करें और शुरुआत में ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। प्राण हमारे अंदर जाता है, नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है। ऑर्थराइटिस में लाभ होता है। एड़ा पिंगला, हमारी लेफ्ट और राइट में एड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, उसको संतुलित करता है। और गर्भ शिशु में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। शरीर के तापमान को संतुलित करता है। इसी तरह से इसके बाद है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम देखिए, मुद्रा आपको प्रणव मुद्रा और ज्ञान मुद्रा इस तरह से पहले से ही बना के रखनी है। अनुलोम विलोम क्या होता है, मतलब अल्टरनेटिव आपको इस तरह से करना है। प्रणव मुद्रा बना ली और उसके बाद आपने अपनी दोनों नोस्ट्रल को बंद किया, फिर उसको आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से शुरुआत में बाईं नासिका से गहरी लंबी सांस लेनी है और दाएं से छोड़ देनी है, और फिर उसके बाद दाएं से लेनी है और बाएं से छोड़ देनी है। इसके पहले हमने अलग तरीके से किया था, है ना, नाड़ी शोधन में। अनुलोम विलोम में आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, और दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। इस तरह से लगभग 3 टाइम्स करने के बाद आपका ये एक राउंड हो जाता है। ये आप दिन में 5 से 10 बार, इसके भी कई पैकेज रख सकते हैं। ये हमारे प्राण को संतुलित करता है। ये भी हमारे लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम होता है। और हमारे दोनों स्वर को एक्टिवेट करता है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके साथ ही आपका भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम क्या करता है कि भ्रामरी प्राणायाम आपके जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन सेल्स है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि सहजता से मेरुदंड सीधा करके बैठना है सामान्य स्थिति में। उसके बाद दोनों भुजाओं को उठा करके तर्जनी अंगुली को, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, उससे दोनों कानों को बंद कर लेना है, यानी कान के जो बाहर के जो ट्रैक भी होते हैं उनको दबाना है, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है, और नेत्र बंद करना है। उसके बाद दोनों नोस्ट्रल से गहरी लंबी सांस लेनी है, ठीक है,
और आवाज करते हुए श्वास को छोड़ना है। जैसे आपने श्वास लिया, फिर ऐसे गुंजन करते हुए आपको श्वास को नासिका से ही छोड़ देना है। तो जब आप ये भ्रमर जैसी, मतलब कि जैसा भौरा होता है वैसे एक साउंड क्रिएट होता है, जिससे हमारी ब्रेन सेल्स एक्टिव होती हैं और मस्तिष्क की कोशिकाओं पर इसका प्रभाव पड़ता है। और ये जो हमने परेशानी देखी थी, ये जो प्रॉब्लम्स देखी थी, जितनी भी परेशानियां होती हैं वो सब इससे ठीक होती हैं। शल्य क्रिया के पश्चात, यानी कि आपका अगर ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन के बाद बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके पश्चात भी आपको ये प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम है, क्रोध है, चिंता है, तनाव है, अनिद्रा है, क्योंकि मेंटल का संबंध ब्रेन से है, और ब्रेन शांत होगा तो हमारी ये डिजीज भी शांत होती है। गले के रोगों, चूंकि गले से हम एक आवाज निकालते हैं, इसलिए गले के रोगों के लिए भी लाभकारी होता है। हाई बीपी के लिए भी लाभकारी होता है, जो हाई बीपी के पेशेंट है वो इसको कर सकते हैं, और आत्मिक स्तर पर ये विश्रांति देता है। आपको इसमें स्पेशली सावधानी क्या करनी है कि लेट कर नहीं करना है, और कानों में अगर किसी तरह का संक्रमण है तो इसको नहीं करना है, और कुंभक तो आपको किसी भी अभ्यास में नहीं करना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से प्राणायाम के 3 से 5 चक्र आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ है प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राणाकर्षण प्राणायाम एकदम सहज प्राणायाम है। इसमें आपको क्या करना है, एकदम भाव करना है कि हमारे चारों तरफ विश्व ब्रह्मांड में दिव्य प्राण बिखरा पड़ा है। आप चाहें तो अपनी छत पर बैठ करके, आप नदी के किनारे बैठ करके, आप अपनी पूजा स्थली में बैठ करके, कहीं पर भी बैठ करके आपको केवल एक भाव करना है। क्या भाव करना है कि चारों तरफ श्वेत चमकीले बादलों के रूप में महाप्राण है, जीवनी शक्ति है, और उस प्राण को आप गहरी दोनों नोस्ट्रल से आपको गहरी लंबी श्वास लेनी है, और उस श्वास के साथ उस प्राण को आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, और उसके बाद आप छोड़ रहे हैं। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों नोस्ट्रल से करते हुए आपको भाव करना है कि जब आपकी श्वास अंदर जा रही है तो सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, प्राण अंदर जा रहा है, और जब आप छोड़ रहे हैं तो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, गंदगी, वो सब बाहर जा रही है। तो ऐसा करते हुए आपको ये प्राणाकर्षण प्राणायाम करना है। प्राणाकर्षण प्राणायाम करते समय आप अपने बच्चे से भी बात कर सकते हैं कि हमारी बेबी को नरिशमेंट मिल रहा है, उसके अंदर ही प्राण जा रहा है। ऐसा करते हुए हमारे बच्चे में दूरदर्शिता, साहस, लगन, शौर्य, तेज, ओज, वर्चस्व, पराक्रम, ये सारे गुण उसके अंदर विकसित हो रहे हैं। देखिए ये जो आपको चित्र बताया गया हुआ है, इसी तरह से कि बाहर भी प्राण है और अंदर भी प्राण है, हमारे बच्चा प्राणवान बन रहा है। तो ऐसा भाव करते हुए आप प्राणाकर्षण प्राणायाम को करेंगे। तो आसन प्राणायाम के बाद फिर आपको ध्यान भी करना है। ध्यान क्यों करें, प्रश्न उठता है कि ध्यान क्यों करें। तो एक सिंपल सा उदाहरण हम आपको बताते हैं कि जैसे आप घाटी या वैली के किनारे बैठे हैं, वो एकदम शांत है, और उसमें आप एक पत्थर फेंक देते हैं तो कितनी सारी तरंगे पैदा होने लगती है। उसी तरह से नेचुरली जो गॉड गिफ्टेड है वो हमारा मन एकदम शांत बनाया गया है, प्रकृति ने शांत बनाया, लेकिन चूंकि हम संसार में रहते हैं तो बाहर की जो तरंगे हैं, बाहर से जो उसमें कॉन्टेक्शन होता है, बाहर से उसमें कनेक्शन होता है, तो बहुत सारी तरंगे पैदा होती है, बहुत सारे विचार उठते हैं। तो ऐसा एक रिसर्च हुआ है कि लगभग हमारे मन में एक दिन में 12,000 से लेकर के 60,000 तक इतने सारे थॉट्स आते हैं। वो किस तरह के विचार होते हैं, और लगभग 95% विचारों की पुनरावृत्ति होती है। तो इन विचारों को शांत करने का, एक स्थिर करने का एक जो माध्यम है वो ध्यान है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को शांत और स्थिर करते हैं, और हमारा जो नेगेटिव हार्मोन्स है, कार्टिसोल, जो शरीर में जो कार्टिसोल हार्मोन्स है, उसका जो स्तर बढ़ जाता है उसको ये डाउन करता है, और पॉजिटिव हार्मोन्स को बढ़ाता है, और हमारे बच्चे पर भी उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। गर्भावस्था में जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के माध्यम से हम अपने बेबी से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़ते हैं। और चूंकि ये पूरी प्रोसेस हार्मोनल है, तो जो हार्मोन्स है, जो नेगेटिव हार्मोन्स है, जैसे कि कार्टिसोल इसमें बताया गया है, उसके स्तर को कम करता है, यानी कि स्ट्रेस हमारा घटता है। कई लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आने की स्थिति में भी ध्यान बहुत लाभकारी होता है, मन शांत करता है, आपको लेबर पेन के लिए रचनात्मक तरीके से तैयार करता है। कई लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि हम ये पेन सहन नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करते हैं, तो वो लेबर पेन करने के लिए आपके मेंटल को और आपके अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग करता है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बचाता है। किसी तरह के इसके बाद जो डिप्रेशन होने लगते हैं वो सब इसमें इससे दूर होते हैं। शरीर के अंग मांसपेशियों का विकास होता है ध्यान से। ये सारी चीजें जो इतनी इसमें चीजें बताई गई हैं, श्रेष्ठ भावनाएं आती हैं, ये सब चीजें होती है। ध्यान की वैज्ञानिकता बताई गई है। हमारा जो हार्ट रेट है वो कम होता है। कभी कई बीपी बढ़ने से हार्ट रेट भी बढ़ जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है, हार्ट रेट भी कम होता है।
और स्किन रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, यानी कि हमारी जो मसल्स है वो स्ट्रांग होती है, नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, हमारा न्यूरॉन्स, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना तो उससे भी घबराहट होने लगती है, तो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी न्यूरॉन्स स्ट्रांग होती है। और साइकोसोमेटिक सोमेटोसाइटिक साइकोसोमेटिक सोमेटोसाइटिक, यानी मन से शरीर पर और शरीर से मन पर पड़ने वाले जो डिसऑर्डर होते हैं वो दूर होते हैं, वो ठीक होते हैं, मानसिक तनाव, चिंता, ये सब दूर होता है, सिर दर्द, हाइपरटेंशन, ये सब ठीक होता है। और इसलिए रेगुलरली आपको कम से कम 15 से 20 मिनट में ध्यान करना चाहिए। और 33% लैक्टिक एसिड भी कम हो जाता है, हमारी मांसपेशियों में जो लैक्टिक एसिड बनता है वो हमारे मांसपेशियों के लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए आपको थकान लगती है, इसीलिए आपको उठने का मन नहीं करता है। जब ध्यान आप करते हैं तो ये सब चीजें ठीक होती है। और अल्फा तरंगों को बढ़ाता है, हमारी तरंगे, हमारी जो वेव्स हैं वो कई तरह की होती है, पॉजिटिव वेव जो अल्फा तरंगे हैं वो बढ़ती है, जिससे हमारा मन शांत होता है। और लास्ट में हम कहेंगे कि ध्यान से टोटली शांति और आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। आप किस चीज का ध्यान करें, आप उदयमान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं, इसमें पूरी प्रोसेस लिखी है। बैठने की स्थिति वही है जो इसके पहले हमने आपको बताई थी, शांति स्थिर होकर के बैठे हैं, दोनों हाथ गोदी में, और इस तरह से उदयमान सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। सूर्य का ध्यान करने से जिनकी प्रकृति गर्म है वो चंद्र का भी ध्यान कर सकते हैं, जिनकी प्रकृति शीतल है और ज्यादा गर्माहट बढ़ने से उनको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे बीपी बढ़ा हुआ है, तो आप चंद्र देवता का भी ध्यान करें, पूर्णिमा की चांद का ध्यान करें। और बाकी लोग सूर्य का, जैसे इसमें बताया गया है कि शीतल गुणों वाले पूर्णिमा के चंद्रदेव का भी आप ध्यान करें। धार्मिक देवी देवताओं का भी ध्यान कर सकते हैं, आप जिसको चाहें उनका आप ध्यान कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, है ना। तो ध्यान से सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। और ओम शब्द से इंसान में शारीरिक लाभ होते हैं। आप ओम चैंटिंग, मेडिटेशन करते करते आप ओम चैंटिंग करें। ओम चैंटिंग आजकल यूट्यूब पर है, सब जगह है। परम पूज्य गुरुदेव की आवाज में जो ओम है वो आप ले लें और उनकी आवाज से अपने आप को जोड़ें। तो इस तरह से ओम का उच्चारण करने से गले से जो कंपन होता है उसे थायराइड ग्रंथि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम होती है लोगों को, उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर आपको घबराहट महसूस हो रही है तो आप आंखें बंद करके 5 बार गहरी लंबी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। बहुत ही एकदम, ये सब पर रिसर्च हो चुका है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है इसका। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर करता है और तनाव दूर करता है। तो ओम का भी बहुत लाभकारी प्रभाव होता है। ओम का ध्यान करने से ये जो बताया गया है, हम लोग उसमें देख रहे थे, वही है कि थायराइड पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, हैप्पी मदर होता है, मदर हैप्पी तो बेबी हैप्पी, इस तरीके से इसमें होता है। प्रकृति का ध्यान कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजों का ध्यान कर सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में आप बैठ सकते हैं। आप महापुरुषों का ध्यान कर सकते हैं, गुरुदेव का चित्र लगा करके आप उनका ध्यान कर सकते हैं। ये जो महापुरुष है, आप जैसा बेबी चाहते हैं उस तरह का आप चित्र करके ध्यान कर सकते हैं। हिमालय का ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से ध्यान के बहुत सारे ऑप्शन है, आप उनमें से किसी को भी चुन करके आप ध्यान कर सकते हैं। शांति कुंज का ध्यान कर सकते हैं, ये देखिए समाधि स्थल पर आप बैठे हुए समाधि का ध्यान कर सकते हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव ने 3 शरीर के ध्यान बताए हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं उनको। और 3 शरीर में जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का जो ध्यान बताते हैं वो आप ध्यान कर सकते हैं। ओम ध्वनि का ध्यान करते हुए मन को शांत कर सकते हैं। गर्भवती माँ का ध्यान कर सकते हैं, गर्भवती माँ ध्यान कर सकती है। इन सभी चीजों के जो हम लोगों ने पहले देखे वही शॉर्ट आउट है, ये सारी चीजें वही चीजें हैं। विभिन्न प्रकार के ध्यान जो ऊपर थे वही सारे इसमें, ये परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए ध्यान। उन्होंने 3 शरीर का ध्यान अपनी आवाज में, ये सारे उनकी आवाज में ये ध्यान है। तो आप इनमें से कुछ भी लेकर के विभिन्न प्रकार की ये सारी चीजें यहाँ पर जो साहित्य केंद्र है वहां पर उपलब्ध है, लेकर के आप कर सकते हैं। त्राटक जो दोपहर की साधना माता जी कराती है, ज्योति अवतरण साधना, वो त्राटक के रूप में होती है, उसको लेकर के भी आप उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीजों के माध्यम से हमने देखा कि ये आपका ये जो आसन हमने देखे, दैनिक योगाभ्यास के क्रम में आपको क्या करना है कि अपने गर्भस्थ शिशु के उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको सबसे पहले तो अंदर से स्ट्रांग होना कि हमें योगाभ्यास करना है। उसके बाद 3 बार ओम चैंटिंग करना है, गायत्री मंत्र का शुरुआत करनी है, क्योंकि प्रेयर से योग का आरंभ किया जाता है। तो प्रेयर आपको करनी है जिसमें ओम चैंटिंग और गायत्री मंत्र। उसके बाद आसन का जो पैकेज मैंने बताया आपको वो करना है। और आसन करने के बाद आपको थोड़ी देर शवासन भी करना है या योग निद्रा करना है। योग निद्रा आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी रहती है, तो योग निद्रा करें। उसके बाद ये जो प्राणायाम आपको बताया गया है वो प्राणायाम करना है। उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करना है। उसके बाद आपको जप करना है। जप आप बाद में भी कर सकते हैं, स्नान ध्यान कर करके जब आप पूजा करने बैठे तब आप जप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको शांति पाठ करना है। शांति पाठ में सर्वत्र शांति व्याप्त हो रही है, हमारे शरीर मन में भी शांति व्याप्त हो रही है, इस भाव के साथ।
उसी तरह से ये सारे आसनों का पैकेज है जो हम लोगों ने आसन अभी तक वहां पर किए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ये साइड बेंडिंग वगैरह, ये सब वो सब भी उन्हीं का ये आपका लास्ट का है। ये देखिए ये सारे जो हम लोगों ने ऊपर देखे थे वो है। ये कुछ कुछ बहुत कठिन है, तो कठिन आप नहीं करेंगे, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज में तब आप किसी के गाइडेंस में कठिन आसनों को आप ले सकते हैं। अभी आपको जितना मैंने बताया नॉर्मल वही करना है, ये सब आपका सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत है। ठीक है, ये पुस्तकें हैं कुछ, आसन प्राणायाम मुद्राबंदी, ये सब शांतिकुंज की बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। इन किताबों को लेकर के जो बातें मैंने बताई हैं उनको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं और डिटेल में इनकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये कुछ किताबें हैं जिनका आप अध्ययन करके और योग के बारे में जान सकते हैं। यही वो किताबों के चित्र हैं जो अपने बाद में पहले आपको बताएंगे, ये उनके चित्र हैं, इस तरह की वो किताबें हैं। तो इस तरह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगाभ्यास के बारे में मैंने बताया। आशा करती हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा, और इसके साथ ही मैं अपनी क्लास को खत्म करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि दीदी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से दीदी ने संक्षिप्त सरल रूप में गर्भावस्था में किए जाने वाले आसन और प्राणायाम को बताया, प्रैक्टिकली बताया, वीडियो चला के भी बताया। अब सेशन हमारा प्रश्नोत्तरी का है, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय गायत्री जी से निवेदन करूंगी कि प्रथम दिन एक भाई प्रश्न कर रहे थे कि जो ये तो बहनों का कार्यक्रम है, तो मैं चाहूंगी कि इस संदर्भ में दीदी कुछ मार्गदर्शन दे। जो भ्रांति अगर ये है तो उसको उसके संदर्भ में दीदी जरूर कहेंगे। माइक नहीं ऑन कर तो दीदी का माइक ऑन करो। सभी बहनों को